नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर में आपका स्वागत है। हाल के दिनों में ही हमास आतंकवादी संगठन ईरान के समर्थन से और इजराइल के बीच चलने वाले 11 दिनों के युद्ध में, हालांकि औपचारिक रूप से युद्ध विराम की घोषणा अब हो चुकी है, लेकिन भविष्य में ऐसा लगता नहीं है कि ये युद्ध यहीं रुकने वाला है। फिर भी आइए देखते हैं कि इन 11 दिनों के युद्ध में इजराइल ने क्या अचीवमेंट हासिल की और हमास को क्या इसमें मिला और क्या बड़े पॉइंट्स रहे इस युद्ध के, जो इस युद्ध के रूपरेखा को दर्शाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये युद्ध जो हमास के द्वारा शुरू किया गया था, अल अक्सा मस्जिद के अंदर पत्थर और युद्ध सामग्री को रख के फिर इजरायली पुलिस पे हमला करना, उसके बाद यहूदी नागरिकों पे जो टेम्पल माउंट के ऊपर अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे उनके ऊपर हमला करना, पत्थरों को बरसाना। यहाँ से इस उकसावे वाले कार्य से ये युद्ध की शुरुआत हुई और ये हमास और ईरान का एक मिला जुला स्ट्रैटेजी था कि ये शुरू करके और इजराइल को धर्म और मस्जिद के नाम पे पूरे विश्व में घेरा जाए और जब कुछ कैजुअलिटीज़ हों तो उसे विश्व के सामने एक विक्टिम कार्ड के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जो कि इस्लाम का पुराना एक तरीका रहा है। तो हमने देखा कि इन 11 दिनों के युद्ध में हमास को काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे ही अल अक्सा मस्जिद की घटना सामने आई, हमास ने सबसे पहले, जिसके लिए वो तैयारी पहले से कर रखा था, हज़ारों की संख्या में ईरान से उसे रॉकेट प्राप्त हैं और अन्य जगहों से भी उसने रॉकेट बरसाना शुरू कर दिया इजराइल के ऊपर और इस तरह से इजराइल को भी युद्ध में शामिल होना पड़ा। अब इजराइल को यदि अपना बचाव करना था तो जो रॉकेट जहां से आ रहे हैं उसके ऊपर, उसे नष्ट करना उसके लिए आवश्यक था। तो उसने सबसे पहले, और जो युद्ध की एक परिकल्पना भी है आज के आधुनिक युग में, कि सिविलियन को टारगेट न करते हुए जहां से आपको खतरा आ रहा है आप उसको टारगेट करें। तो उसने हमास के ठिकानों पे बमबारी शुरू की, जिसमें प्रमुख रूप से वो टनल है जो पूरा गाजा के अंदर नीचे एक शहर अब बना हुआ है। पिछले 10-20 सालों में हमास को जो भी पैसे यूएनओ से मिलते हैं और विश्व के अनेक हिस्सों से मिलते हैं और ख़ास करके इस्लामिक दुनिया से मिलता है, उन पैसों का इस्तेमाल वो गाजा पट्टी या फ़िलिस्तीन के नागरिकों के बेहतरी के ऊपर न करके गाजा के अंदर एक बहुत बड़ा टनल का जाल बनाने के लिए किया, जो कि बहुत बेहतरीन टनल है, जिसमें वो मिसाइल का जखीरा रखता है, रॉकेट रखता है, वहीं से रॉकेट लॉन्च करता है, ट्रेनिंग भी करता है और बमबारी के समय अपने सैनिकों को या मुजाहिदों को, जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, उसको छुपाने के काम में भी लाता है। साथ ही साथ इसी टनल से इजराइल की सीमा तक पहुंचकर इजराइल के ऊपर हमला करने का भी इस्तेमाल होता है इस टनल का। और दूसरे तरफ जॉर्डन मिस्र की तरफ से इसी टनल के सहायता से मिसाइल और रॉकेट्स को स्मगल करके गाजा में लाया जाता है। तो इजराइल ने इन टनल को, लगभग 70 किलोमीटर टनल को बमबारी से ध्वस्त किया। इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी सिविलियन एरियाज़ में, जिसमें हमास अपने स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री आतंकवादी ऑफिस बना रखा था और सिविलियन ऑफिसेस के आड़ में बना रखा था, इजराइल ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल से उन बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया, जिसे दुनिया में यह कह के प्रचारित किया गया कि ये मीडिया की बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है। असल में वो उस बिल्डिंग में आतंकवादियों का ऑफिस है, उनके रहने का और वहीं से अटैक भी करने का स्थान है। चूँकि हमास की नीति है कि
जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो शहरी हैं, उनके पीछे से आक्रमण किया जाए, ताकि जब इजराइल हमला करे तो फ़िलिस्तीन में कुछ नागरिक भी मरे और उसे फिर विश्व में प्रदर्शित किया जा सके। तो एक तरह से फ़िलिस्तीन के नागरिकों को उसने अपना एक मानव सुरक्षा बना रखा है, और मानव सुरक्षा के पीछे से वो इजराइल के घनी आबादी पे हमला करता है। ये दो तरह के अमानवीय कृत्य एक साथ ये इस्लामिक आतंकवादी करते हैं, जिसके समर्थन में पूरे विश्व का मुसलमान खड़ा है। तो 11 दिन के बमबारी में जो सबसे बड़ी चीज़ें निकल के आ रही है वो है हमास के लड़ने की क्षमता में काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके रॉकेट बैटरी को, टनल्स को, उसके ऑफिसेस को, बहुत सारे ऐसे स्थान जहाँ से वो ऑपरेट करते थे और जो खुफिया था, छुपा हुआ था, हॉस्पिटल के अंदर छुपा हुआ था या स्कूल के अंदर छुपा हुआ था, उनको नष्ट कर दिया गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है। अब इसको बनाने में जो वक्त लगेगा उस समय तक इजराइल भी अपनी तैयारी कर सकता है। तो गाजा सिटी के अंदर जो टेरर टनल का जाल है उसको नष्ट करना और हमास के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में छुपा कर बनाया गया है उसको नष्ट करना, ये एक बड़ी बात थी इस युद्ध की। दूसरी जो इसमें बात रही कि कई टॉप लीडर्स हमास के, जिनको समाप्त कर दिया गया इस हमले में, और लगभग 160 हमास के मेंबर जो एक्टिव जिहादी थे, जो रॉकेट फायरिंग में शामिल थे, जो अन्य तरह के हमलों में शामिल थे, उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया है। हमास की तरफ से इस युद्ध में जो एक बड़ी घटना हुई वो है 4000 रॉकेट का फायर करना, और उसमें बड़ी संख्या में रॉकेट, 4000 में से एक बड़ी संख्या है रॉकेट्स की जो गाजा में ही गिर गया। वो रॉकेट लॉन्च होने में असफल रहा, इजराइल पहुंचने के बजाय वो जहां से चला था वहीं गिर गया, और इस तरह से हमास के लगभग 500 से 1200 रॉकेट ऐसे बताए जाते हैं जो फ़िलिस्तीनियों के ऊपर गिरा, और उनके वजह से भी बहुत सारे फ़िलिस्तीनी मारे गए। एक चीज़ इस युद्ध में और स्पष्ट हुआ कि ईरान का ये जो प्लॉट है, ये ड्राई रन है, एक तरह से रिहर्सल है कि कैसे 4-5 ग्रुप, आतंकवादियों के ग्रुप को एक्टिवेट करके इजराइल को चारों तरफ से इस तरह के रॉकेट की बारिश से तबाह करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये एक जो नई तरह की चीज़ें निकल के आई है कि हमास के रॉकेट दागने की क्षमता में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। न केवल शॉर्ट रेंज बल्कि मीडियम रेंज की रॉकेट को भी वो दाग रहा है, और कुछ सुसाइड ड्रोन भी से भी उसने हमला किया। जाहिर है इन सब बेहतरी, जो सामरिक बेहतरी हमास ने हासिल किया है, उसके पीछे ईरान का अहम रोल है। एक और बात जो सामने आई वो है 130 रॉकेट, और इसमें बहुत भारी पेलोड के साथ केवल 5 मिनट में ही और ठीक दूरी तक, कम से कम 150, 200, 250 किलोमीटर तक जाने वाले रॉकेट को हमास ने केवल 5 मिनट में 130 रॉकेट्स एक बड़े पेलोड के साथ ज़्यादा दूरी तक उसने इजराइल की तरफ दागा। हालांकि उसमें से 90% मिसाइल्स को, रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया आयरन डोम की सहायता से। लेकिन ये एक नोट करने वाली बात है कि हमास के सामरिक क्षमता में ये एक मजबूत स्थिति आई है कि वो रॉकेट की वर्षा करने की जो उसमें क्षमता है, काबिलियत है, उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। और इन सब के पीछे मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये तो पब्लिक डोमेन में है कि इन सब के पीछे ईरान पूरी तरह से खड़ा है। अब ईरान ऐसा ड्राई रन या रिहर्सल क्यों कर रहा है? क्योंकि ईरान के पास कई मिलिशिया ग्रुप हैं, जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, इस्लामिक जिहाद है, और शिया मिलिशिया है, और
मिस्र के अंदर भी एक दो और आतंकवादी हैं, यमन में आतंकवादी संगठन है। ईरान की ये स्ट्रेटजी है, ऐसा डिफेंस सर्किल में इस तरह की बातें काफ़ी पुख्ता तौर पे डिस्कस की जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा, कि ईरान ये चाह रहा है कि कम से कम 10 हमास जैसे 10 इस्लामिक आतंकवादी संगठन को लाखों की संख्या में इसी तरह के रॉकेट्स और मिसाइल देके इजराइल के चारों तरफ तैनात किया जाए, और इसी गति से, जिस गति से अभी हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट दागा है, चारों तरफ से यदि रॉकेट की वर्षा की जाए तो आयरन डोम की सफलता भी सीमित हो जाएगी और हम इजराइल को नष्ट कर सकते हैं, नक्शे से मिटा सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया का, पूरी इस्लामिक दुनिया का और ईरान का एक घोषित लक्ष्य है कि इजराइल को नक्शे से मिटा देना ही एक घोषित लक्ष्य है। ईरान का भी, इराक का भी, और ऐसे टर्की का भी, और ऐसे अनेक जितने भी इस्लामिक देश हैं या उनके आतंकवादी संगठन हैं, और साधारण मुसलमान के मन में भी यही इच्छा रहती है कि इजराइल समाप्त हो जाए, यहूदी इस धरती से समाप्त हो जाए। एक और मुख्य बात निकल के आए, ईरान ने यह भी देखा कि विश्व का जनमानस कैसे आतंकवादियों के साथ है। ये ईरान के लिए बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि ऐसे आतंकवादियों को, ग्रुप को मूव करने के बाद और इतने भारी संख्या में सिविलियंस के ऊपर रॉकेट चलाने के बाद भी विश्व का जनमानस इन आतंकवादियों के साथ खड़ा है। चाहे वो पश्चिमी जगत के देश हों या एशिया के वो देश हों, कम से कम उस देश की आबादी का मुसलमान तो 100% आतंकवादियों के साथ खड़ा है, और गैर मुस्लिम काफिरों में भी बड़ी संख्या है जो आतंकवादियों के साथ खड़ा है। यह सबसे ज़रूरी बात है, जो नोट करने वाली बात है। और इससे भी एक बड़ी बात जो अभी ईरान के अनुभव में आया और विश्व के अनुभव में भी आया, कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इजराइल के अंदर जो 20% मुसलमान है, उसकी भी प्रतिक्रिया आतंकवादियों के साथ रहने वाली है, और वो इसका लाभ उठाकर इजराइल के अंदर एक एनार्की पैदा करके, क्योस, एक अफरा तफरी का, कंप्लीट अफरा तफरी का माहौल पैदा करके और बाहर से रॉकेट की बारिश करके इजराइल को तबाह करने का एक प्लानिंग बनाया जा सकता है। ऐसा इस अनुभव से ईरान ने ये नोट किया है। ईरान को इसलिए ईरान बार बार इसे एक विक्ट्री बता रहा है और हमास को बधाई दे रहा है, और दूसरे आतंकवादी संगठनों को इकट्ठा करने में वो जुट गया है, क्योंकि विश्व की जो प्रतिक्रिया आतंकवादियों के साथ रही है उससे ईरान का मनोबल बढ़ा है और वो इजराइल के खिलाफ और आक्रामक होने वाला है आगे चल के। ईरान और अन्य मुस्लिम देशों का इजराइल को नष्ट करना ही युद्ध का मुख्य कारण है। फिलिस्तीन और उसके ज़मीन के टुकड़े किसी भी तरह से इस युद्ध का मुख्य कारण नहीं है। इस पे बहुत समझौते हो चुके हैं, और यदि उन समझौतों को ईमानदारी से लागू किया जाता तो अभी तक फिलिस्तीन की समस्या नहीं रहती। इसमें मुख्य कारण है यहूदियों से नफ़रत। इस युद्ध का आधार ही यहूदियों से नफ़रत है। इजराइल को इस नक्शे से समाप्त करने का उद्देश्य है, और इसमें जो वित्तीय, जो पैसे के लेकर लोभ और लालच मुस्लिम समाज के अंदर है और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों के अंदर है, वो ये है कि बड़ी भारी मात्रा में यूनाइटेड नेशन से, अन्य लोगों से, फ़िलिस्तीन के लोगों के मरने के नाम पे, उनके ऊपर जुल्म के नाम पे बड़ी भारी संख्या में वहाँ मदद आती है, पैसे आते हैं बिना कुछ किए, और उन पैसों से बजाय कि फ़िलिस्तीन के लोगों का कुछ भला हो, टेरर टनल बनाया जाता है, रॉकेट्स बनाए जाते हैं, मिसाइल्स खरीदे जाते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, युद्ध की तैयारी की जाती है, ताकि हर 5 और 10 साल में जब ये युद्ध की तैयारी बड़ी हो जाती है तो फिर एक हमला इजराइल के ऊपर किया जाता है। और ये एक युद्ध का जो सिलसिला है वो चला आ रहा है। तो ये समस्या कोई ज़मीन को लेके समस्या है, बिल्कुल नहीं है। ये तो एक आइडियोलॉजिकल युद्ध है जो मुस्लिमों और यहूदियों के बीच में है, और जब तक विश्व इसे नहीं समझेगा
जब तक विश्व जनमानस इसी तरह आतंकवादियों के साथ बिना सोचे समझे खड़ा होता रहेगा, इस तरह की समस्याएं विश्व से समाप्त नहीं हो सकती। धन्यवाद दोस्तों।